अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान ऐसा लगता है माफियाओं का मुल्क बन चुका है। यहाँ गंदम में माफिया मौजूद है, चीनी में माफिया मौजूद है। अब पिछले दिनों जब एक पैकेज दिया गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो इस दरमियान भी एक माफिया उभरा और वो माफिया था सीमेंट माफिया। इस माफिया ने कार्टेलाइजेशन की, यानी ग्रोह बनाए और खुद साख्ता तौर पर कीमतें तय की, और उन्हीं कीमतों की बदौलत उन लोगों ने मार्केट के अंदर सीमेंट की प्राइस को इंक्रीज किया। ये माफिया काम किस तरह से करते हैं, इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर किस कंपनी का कितना ज्यादा शेयर है, क्योंकि जो बताया जाता है कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कि 100% से 800% तक का मुनाफा बढ़ा है। इस सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, सर शकील अनवर कमाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच जी। सर पहला सवाल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतना बड़ा पैकेज दिया गया, तो वो पैकेज था कि इंडस्ट्री से बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं उनके जरिए कंस्ट्रक्शन होगी और मुल्क में एक्टिविटी जनरेट होगी, 33 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनको फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सीमेंट की जो कार्टिलाइजेशन है उसकी वजह से वो फ़ायदा उठा के चले गए। देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और हाउसिंग सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पैकेज दिया था, वो उन हालात में दिया था कि जब पूरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और तमाम बिजनेस एक्टिविटी हॉल्ट हो रही थी, डल हो रही थी, डाउन हो रही थी ड्यू टू कोविड और पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से। गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए रिलीफ पैकेज दिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन में इजाफा हुआ, हाउसिंग सेक्टर के अंदर तामीरात में इजाफा हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो इंटरेस्ट रेट की कमी थी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में पाकिस्तान था, 13.25% से 7% इंटरेस्ट रेट आ गया। ये पॉइंट मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि इसका भी फ़ायदा सीमेंट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हुआ है, बिकॉज दे आर द हाईली लीवरेज्ड इंडस्ट्री है ये। तो इनके इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, बैंकों का शरह सूद कम होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है वो है सीमेंट इंडस्ट्री। इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जिस पैकेज का आप जिक्र कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उसका मेजर बेनिफिशियरी कौन है? उसका मेजर बेनिफिशियरी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि सीमेंट की डिमांड में बेपनाह इजाफा हुआ, तामीराती एक्टिविटी में इजाफा होने की वजह से सीमेंट की डिमांड में इजाफा हुआ और सीमेंट के डिस्पैचेस में भी इजाफा हुआ। जब सीमेंट के डिस्पैचेस में इजाफा हुआ, डिमांड में इजाफा होने की वजह से, तो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो हाथ में नहीं रहा और प्राइस कंट्रोल जो है वो एब्रप्ट हो गया और उसको मैनिपुलेट किया गया, जिसकी वजह से जो एंड यूज़र है, जो कंज्यूमर है, जो एक घर बनाना चाहता है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, जो एक बिल्डर है, या एक एंड यूज़र है जिसको घर ख़रीदना है, नेचुरली हर चीज़ ऐड ऑन होती चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी अगर कीमतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो। और यही हुआ, सीमेंट की कीमतों के बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे बहुत फर्क पड़ा। जो इस रिपोर्ट के अंदर चीज़ मौजूद है कि मई के बाद से प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हुई हैं, लेकिन जो कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कहती है उससे पहले के सारे रीजन दे रही हैं ये कंपनीज कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, जो बिजली की कीमत है वो बहुत ज़्यादा थी, इसी तरह से पैकेजेस अनाउंस नहीं किए गए थे, इस वजह से कीमतें इंक्रीज हुई। उनका आर्गूमेंट ये है। मैं आपकी बात जो आप कह रहे हैं उनके आर्गूमेंट्स तो जो भी हों, देखिए डिमांड में इजाफा मई के बाद से ही हुआ है जी बिल्कुल। जब आपको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट में कमी हुई, जब रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते डिमांड में इजाफा होता चला गया ग्रेजुअली। और इट वाज द ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान कि जो फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना थी वो इतनी हार्ड हिट नहीं हुई है पाकिस्तान में, और उसकी वजह से जो लॉकडाउन था वो जल्द ही ईज होना शुरू हो गया, बिजनेस एक्टिविटी बहाल होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इसको और पुश मिला और इस सेक्टर को रिलीफ मिलने की वजह से और इस एक्टिविटी होने की वजह से, तामीरात में इजाफा होने की वजह से डिमांड में इजाफा हुआ। तो ये जो कहना कि जी पीछे इंटरेस्ट रेट हाई था, ठीक है, पीछे बिजली की कीमतें ज़्यादा थीं, पहले जो है वो इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रही थी इनके ऊपर, तो भाई जब आपकी डिमांड, पहले तो माल बिक नहीं रहा था आपका, अब जब माल बिक रहा है आपका, जब डिमांड जेन्युइन क्रिएट हो गई है मार्केट के अंदर, तब तो आपकी कोई भी रीज़न एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तो इंटरेस्ट रेट भी लो है,
अब बिजली की कीमतें भी मुस्तहकम हो गई हैं, बिजली की कीमतें बहरहाल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इनकी तो डिस्पैचेस बढ़ रही हैं, इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जब आप पैसा कमा रहे हैं, और कैसा पैसा कमा रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को पढ़े, दे हैव मेड 700% इंक्रीज इन प्रॉफिट, 200%, 300%, 500% इंक्रीज इन प्रॉफिट। दिस फिनोमिनल प्रॉफिट इंक्रीज जो है वो कंज्यूमर को कहां मिला, मैं ये सवाल है मेरा। अगर कीमतों की ही बात की जाए तो एक बोरी के ऊपर जो इजाफा किया गया था वो 45 रुपए से 55 रुपए का था, एक इजाफा एक बोरी पर। मसलन अगर 430 रुपए की पहले बोरी मिला करती थी तो उसमें इजाफा किया गया और वो 480, कई कई जगह पे 500 रुपए तक की भी बोरी बेची गई है, जो कि रिपोर्ट कहती है। लेकिन सर मैं दोबारा आना चाहूंगा उस सवाल पे कि 4.3 अरब रुपए की इन पे पहले भी एक जगह पे कार्टेलाइजेशन की वजह से इन पर जो है वो जुर्माना लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये किया गया है। और इस दफा प्राइम मिनिस्टर खुद पर्सनली इंटरेस्टेड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ। देखिए, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। हम लोगों के साथ मसला ये है कि हम माजी को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम माजी में याद नहीं रखते। ये कार्टेल जो है, जिसे हम कहते हैं कि एक ग्रोह बना दिया जाता है जो कि प्राइसेस को मैनिपुलेट करता है, और ये मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ही है, और इसमें जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, नेचुरली उनका स्टेक ज़्यादा है, वही प्राइस मैनिपुलेशन भी ज़्यादा करते हैं। अच्छा, हर चीज़ का एक तोड़ बनाया गया, जिसके लिए आपने अभी नाम लिया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मुसाबिकती कमीशन भी कहते हैं, जो कि प्राइसेस कंट्रोल को चेक करती है, जो कि ये देखती है कि किसी किस्म का कोई कार्टेल तो नहीं क्रिएट हो रहा है, कंपटीशन हेल्दी रह रहा है या मैनिपुलेशन की तरफ जा रहा है। ये मौजूद है, और ये 2009 में भी यही कार्टेल की स्टोरी, सेम स्टोरी आज जो रिपीट की जा रही है, 2009 में भी यही स्टोरी रिपीट की जा रही थी। द सेम हैड हैपेंड इन 2009। तो हम तो माजी को भूल जाते हैं, और आज ऐसे ही ये बात की जा रही है जैसे पहले कभी हुआ ही नहीं है। भाई, ये हमेशा से होता जाता है। जब जब डिमांड में इजाफा होता है, ये प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं, और फिनोमिनल इंक्रीज होता है इनके प्राइसेस के अंदर, इनकी प्रॉफिट्स के अंदर। एंड यूजर को पास ऑन नहीं कर रहे अपना नफा, सारा नफा बटोर के जेब में ले जा रहे हैं। 25% ड्यूटी ऑफ की गई थी, 25% ड्यूटी कोयले पर ऑफ की गई थी। ये रिलीफ देती है गवर्नमेंट, क्योंकि इनके जितने भी, आपको पता है कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो फ्यूल सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ जा रहा है पाकिस्तान में, वो कोल के ऊपर चल रही है ये इंडस्ट्री। कोल इंपोर्ट होता है, ठीक है, पाकिस्तान में कोल, मेजर कोल इंपोर्ट होता है फ्यूल के तौर पे जो यूज़ कर रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, पावर प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, स्टील मिल्स यूज़ करती है। जो सीमेंट इंडस्ट्री यूज़ करती है वो कोल डिफरेंट है। तो सीमेंट इंडस्ट्री जितना कोल इंपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट उनको रिलीफ देने के लिए 25% ड्यूटी में उन्होंने कमी की। गवर्नमेंट रिलीफ देती है ताकि इंडस्ट्री बहाल हो सके, ताकि इंडस्ट्री के एक्सपेंडिचर मैनेज हो सके। लेकिन जब इंडस्ट्री बहाल होती है और जब वो अपने प्रॉफिट बनाने लगती है, जब उसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है, जब उसका पहिया सही से चल पड़ता है, तो इतना प्रॉफिट, मतलब 700% प्रॉफिट, 200% इंक्रीज इन द प्रॉफिट इन द लास्ट ईयर, इट इज टू मच। ये किसकी जेबों से आ रहा है? ये इस 480 रुपए की सीमेंट की बोरी, जो कि एक आम यूज़र, एक आम कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, वो 500 रुपए की बोरी पड़ रही है उसको, जो कि 430 रुपए की थी। इंक्रीज़ होना चाहिए प्राइस के अंदर एज डिमांड इंक्रीज, मगर इतना फिनोमिनल गैप आता है, इतना बड़ा गैप प्राइसेस के अंदर, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। ये ज़्यादती है उन लोगों के साथ जो घर बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो बिल्डर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि फिर वो प्राइसेस पास ऑन करते हैं कंज्यूमर को। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है कीमतों के इजाफे से। जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी तो मकान की, फ्लैट की, बिल्डिंग की, दुकान की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो एंड यूजर नफे में नहीं, नुकसान में रहता है। इंडस्ट्री ने जितना 2020 यानी 2020 के अख्ताम में हम लोग दिसंबर में इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया, शायद ही किसी इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में इस साल इतना ग्रो किया हो। 15% प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक यूज में, 21% इसकी इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, 21% इसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, 21% हम बाहर भेज रहे हैं सीमेंट। लेकिन इसके बावजूद भी कार्टेलाइजेशन यहाँ पे मौजूद है। अगर
कीमतें कम होती, तो आपको नहीं लगता ये जो 15% है, ये जो 21% है, ये 50 पे खड़ा होता, 30 पे खड़ा होता, नंबर्स डबल हो जाते? असल में हमारे यहाँ जो है, मैंने आपको बताया कि सिस्टम बनाया गया है, इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं जैसे कि कंपटीशन कमीशन है। ये इतने इतने गैप के बाद, 9-9 साल के बाद, 10-10 साल के बाद कोई कार्टेल की खबर क्यों आती है? ये तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कार्टेल हर वक्त मौजूद है। आप उस वक्त जब प्राइस पहली इंक्रीज होती है तो उस वक्त कहाँ चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जाता? उस वक्त डिमांड एंड सप्लाई की फिगर्स को क्यों नहीं देखा जाता? उस वक्त प्राइसेस का इम्पैक्ट कितना आना चाहिए, कितना इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आना चाहिए, उसको क्यों नहीं चेक किया जाता? आज जब पानी सर से गुजर जाता है तब हम उसका नोटिस लेते, तब सो मोटो एक्शन लिया जाता है, तब प्राइम मिनिस्टर के कान में जूं रेंगती है, उनको खबर होती है। जब तक आला हुक्काम आवाज़ नहीं जाएगी, उन तक वो आवाज़ नहीं लगाएंगे या वो शोर नहीं मचाएंगे, क्या सिस्टम इसी तरह से ख़राब रहेगा? एंड यूज़र को कितना नुकसान हो रहा है? आपकी बात बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन LSM फिनोमिनल हमने लास्ट 6 मंथ्स के अंदर देखा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन नो डाउट सबसे ज़्यादा है। ये इससे ज़्यादा हो सकता था अगर प्राइसेस मैनेज कर लेते, अगर ये कीमतें इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ती, बेपना इजाफा नहीं होता उसमें। 50-50, 60-60 रुपए, 70-70 रुपए 50 किलो के बैग के ऊपर बढ़ गई कीमतें, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर ये कीमतें इतनी नहीं बढ़ती तो और एक्टिविटी डेवलप होती। वो लोग जो कीमतों के बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन उनके बारे में नहीं आ रही है, उनके कंट्रोल में नहीं है, वो भी अपने घर को मुकम्मल कर लेते, वो मज़ीद सीमेंट खरीदते, वो मज़ीद कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदते और अपने घर को मुकम्मल करते। तो यकीनन आपकी बात सही है कि जो 15% इजाफा है वो 40% इजाफा हो सकता था इंडस्ट्री की टोटल कंट्रीब्यूशन के अंदर, और इकोनॉमिक रिवाइवल भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। अब होता यह है कि ये दौलत जो है वो चंद हाथों में महदूद होकर रह जाती, और इतनी ज़्यादा दौलत, इतना प्रॉफिट मार्जिन, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। सर लास्ट क्वेश्चन, जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर कार्टेल बना है तो इसकी वजह से मतलब ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ी है, कीमत बढ़ी है तो उस बंदे ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो जो टाइल्स वाला था उसकी टाइल्स आनी थी वो रुक गई, जो पर्दे वाला था उसके पर्दे आने थे वो रुक गए, जिसके दरवाजे लगने थे उसके दरवाजे रुक गए। तो इससे कितना नुकसान? नेचुरल है, इट्स अ चेन ऑफ रिएक्शंस है। सीमेंट एक तो बुनियादी ज़रूरत है किसी भी घर बनाने, मकान बनाने, बिल्डिंग बनाने, अपार्टमेंट बनाने के लिए। जब उसका ग्रे स्ट्रक्चर ही सीमेंट से बनना है, और ये सब तो बातें जो आप कर रहे हैं, दरवाजे, टाइल्स और सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, ये सब तो फिनिशिंग के मराहिल है। असल तो ग्रे स्ट्रक्चर है जो कि सीमेंट से बनना है, और सीमेंट की प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से अगर वो प्रोजेक्ट या वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक जाती है ड्यू टू द रीजन ऑफ प्राइस इंक्रीज इन द सीमेंट सेक्टर, तो इसका मतलब है कि बाकी सारा सेक्टर रुक गया। आपका इलेक्ट्रिकल फिक्सर्स, जितने फिक्सचर्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हैं, टाइल्स हैं, बल्ब हैं, लाइटें हैं, फिनिशिंग का मटेरियल जितना है, पेंट है, ये सब चीज़ें रुक जाएंगी जब तक सीमेंट पूरा नहीं पड़ेगा। तो नेचुरल साइकिल है ये। तो ये बात तो हमें समझना चाहिए कि एक अगर कीमतें मुस्तहकम रहती हैं तो यकीनन सबके लिए वायबल होता है, सबके लिए मैनेजेबल होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट को पाए तकमील को पहुंचा सके, अपने जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। अगर प्राइसेस इंक्रीज किसी एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो नेचुरली वो पूरी इंडस्ट्री सफ़र करेगी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज गवर्नमेंट बड़ी अच्छी फिगर्स दे रही है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स में इतना इजाफा हुआ, सीमेंट इनके डिस्पैचेस में इतना इजाफा हुआ, सीमेंट की एक्सपोर्ट्स में इतना इजाफा हुआ, सीमेंट की डिमांड में इतना इजाफा हुआ। प्राइस कंट्रोल कहाँ है? प्राइस कंट्रोल कहाँ है? अच्छा, इसकी वजह से एक और इम्पैक्ट आएगा। जो आपने रिलीफ पैकेज दिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव पैकेज दिया, रिलीफ पैकेज दिया, इतना बड़ा इंसेंटिव पैकेज दिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, नेवर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इस सिचुएशन के अंदर जबकि दुनिया, पाकिस्तान पेंडेमिक से लड़ रहा है, इस कोविड-19 के लॉकडाउन सिचुएशन से दो चार है, इसमें मईशत हमारी इतनी ज़्यादा सुकड़ गई है, इतनी ज़्यादा श्रिंक हुई है। अगर इसको मईशत को हमें रिवाइव करना है तो लामहला हमें इस तरह के कार्टेलाइजेशन
कि इम्पैक्ट्स को जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज एंड यूज़र को, कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है वो आज भी होता जा रहा है। कोई फ़ायदा नहीं होगा इसके इम्पैक्ट का। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे जो रिलीफ दिया गया है, टैक्स रिलीफ दिया गया, एमनेस्टी दिया गया, पैसा आ रहा है इंटरेस्ट रेट की वजह से, कम होने की वजह से बैंकों से निकल रहा है, लोग इकोनॉमिक रिवाइवल चाहते हैं क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। अब अगर कुछ हिस्सों में ही दौलत महदूद होकर रह जाएगी और उसको स्प्रेड नहीं होगी प्रॉपरली, उन लोगों को भी फायदा नहीं होगा जो कि एंड यूजर हैं, जो एंड बेनिफिशियरी हैं, सबको फायदा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैन्युफैक्चरर्स नफा ना कमाएं, नफा कमाना But there उनका is a हक है, limit. लेकिन देयर इज अ लिमिट। ये नहीं कि आप नफे को मैनिपुलेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हम आपको अगले शो में बुलवाएंगे। हमने ये एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि 2020 ने उसे किस तरह से परफॉर्म किया है। ये खबरों में बहुत ज़्यादा थी, इसके बारे में लोगों को डिटेल नहीं पता थी, तो हमने इससे स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो आपके साथ इंडस्ट्री करेंगे वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, किन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, और जो असासे ना जाहिर कर कर या अब ज़राए आमदन ना जाहिर कर कर लोगों ने जो पैसा लगाया है उसका क्या इम्पैक्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।